बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया था किस चीज़ का, कॉस्ट मॉडल और रिवॉल्यूशन मॉडल का। तो कोई भी एक क्लास किसी भी एसेट की, जो भी एसेट किसी एक क्लास में जो फॉल करता होगा वो एक वक्त में या तो कॉस्ट मॉडल पर होगा या रिवॉल्यूशन मॉडल पर होगा। कॉस्ट मॉडल में रहते हुए हम एसेट को रीवैल्यू नहीं कर सकते। हाँ, कॉस्ट मॉडल में रहते हुए हम एसेट को इम्पेयर जरूर कर सकते हैं कि अगर उसकी रिकवरी कम है, उससे मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट कम है और उसका कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो आप उसके ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करें। तो इम्पेयरमेंट का कुछ हद तक इंट्रोडक्शन आपके सामने पहले आ गया था। यहाँ से हम मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। इम्पेयरमेंट लॉस क्या है ये पहले भी आपको बताया गया है, दोबारा आपके सामने आ रहा है। व्हेन एन एसेट्स कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स इट्स रिकवरेबल अमाउंट, जब किसी एसेट का कैरिंग अमाउंट उससे मिलने वाले रिकवरेबल अमाउंट से क्या हो, ज्यादा हो। यानी कैरिंग अमाउंट क्या है, वो बैलेंस जितने अमाउंट से आप एसेट को दिखा रहे हैं एसेट, यानी कि आप लोगों को ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको कम से कम इकोनॉमिक बेनिफिट उस कैरिंग अमाउंट के बराबर मिलना है। लेकिन हकीकत ये है कि आपका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है उस कैरिंग अमाउंट से कम है, ज्यादा नहीं है। तो फिर जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को आपको लॉस मानना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक एसेट का कैरिंग अमाउंट जो है वो 800,000 है और उससे होने वाली रिकवरी, उससे मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट 700,000 का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके मौजूद एसेट के कैरिंग अमाउंट में लाख रुपए का आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा फ्यूचर में आपको। तो आप क्या करें, उस 1 लाख रुपए को आप अपना आज का लॉस मान लें और उस लॉस को किस नाम से पुकारें, इम्पेयरमेंट लॉस के नाम से। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, क्या कहते हैं जनाब, रिकवरेबल अमाउंट क्या है, हायर ऑफ एन एसेट्स वैल्यू इन यूज और फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन दो में से जो जो हायर होगा वो एसेट का क्या बनेगा, रिकवरेबल अमाउंट। अब वैल्यू इन यूज क्या है, एसेट को यूज करके जो कैश फ्लोज जनरेट होंगे, जिसको ये वही कैश फ्लोज है जिनको हम एसेट की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते थे खरीदने से पहले। तो समझ लें एनपी वाला कॉन्सेप्ट दोबारा अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये एनपी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो एसेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे अप्लाई होगा कि एसेट अपनी रिमेनिंग लाइफ में आपको मजीद कितना रेवेन्यू जनरेट करके देगा, कितना कैश इनफ्लो कमा के देगा, और उस कैश इनफ्लो की आज प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी वैल्यू इन यूज। और उस वैल्यू इन यूज को आप कंपेयर करेंगे इससे फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से। इन दो में जो हायर होगा वो कहलाएगा रिकवरेबल अमाउंट। तो लिखा हुआ क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड बाय एन एसेट। ठीक है जी। अब इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल ली गई है, उस एग्जांपल को हम कवर करते हैं। लिखा हुआ क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट वाज ₹1 मिलियन। आपने एसेट कितने का परचेज किया, बताइए, सब बताइए कितने का परचेज किया, 1 मिलियन का। तो आपकी जेब से कितना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खर्च हुआ, 1 मिलियन। तो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट खर्च होता है वही क्या कहलाता है, कॉस्ट कहलाता है ना एसेट की, यस और नो। तो आपने क्या एंट्री बना देनी है, मशीन अकाउंट डेबिट 1 मिलियन से, बैंक अकाउंट क्रेडिट 1 मिलियन से, यस और नो। मशीन खरीद ली, कैपिटलाइज हो गई, कोई मसला यहां तक, नो। अब आगे बढ़ते हैं। यूजफुल लाइफ वॉज 5 years एट द टाइम ऑफ इट्स एक्विजिशन। जिस डेट पे आपने इसको एक्वायर किया उस डेट पे उसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। मतलब ये आपको, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 1 मिलियन की, कितने साल में रिकवर होगी, 5 साल। तो अगर हम 0 पॉइंट पे इसको असेस करें एनपीवी के तौर पे, तो 5 कैश फ्लो आना बाकी है। अभी हम यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम एसेट खरीद चुके हैं, तो मतलब हम डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी कर चुके होंगे। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज वाज 400,000 ईच ईयर। ये एसेट आपको हर साल 4 लाख रुपए कमा के देगा। एंड मार्केट रेट इज 12%। और मार्केट रेट कितना है, 12% है, 12%।
ये एसेट आपको हर साल 4 लाख रुपए कमा के देगा। ये एसेट आपको हर साल 4 लाख रुपए का इकोनॉमिक बेनिफिट निकाल के देगा। तो अभी बात को यहाँ स्टॉप करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, एसेट तो आपने खरीद लिया, क्या एसेट कैपिटलाइज हो गया, डिसीजन मेकिंग तो हो गई। अब क्या करें? 1 साल गुजर गया। 1 साल गुजरने का मतलब क्या है? आपको पहले साल का कैश इनफ्लो जनरेट हो गया, कितना? 4 लाख रुपए। तो अब आप कहाँ मौजूद हैं? पहले साल के एंड पर, यस और नो? 31 दिसंबर, बताइए। अब यहां पर आप क्या करेंगे? इसको आप करेंगे डेप्रिशिएट। एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी बताइए? 5 साल। और कोई मेथड अगर बताया नहीं गया तो आप क्या यूज करेंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड। आप 1 मिलियन को डिवाइड बाय 5 कर दें, क्या आंसर बनेगा? 2 लाख रुपए। जबरदस्त। एंट्री क्या बनी इस 2 लाख रुपए की? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट 2 लाख से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 2 लाख से। ये एंट्री बनी। इस एंट्री के बनने के बाद जरा बताइए रिजल्ट्स क्या हमारे सामने? मशीन अकाउंट का बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? मशीन अकाउंट का बैलेंस शीट क्या होना चाहिए? 8 लाख रुपए। गलत जवाब। 10 लाख रुपए। आपने मशीन अकाउंट डेबिट किया है, डेप्रीसिएशन के अंदर आपने मशीन अकाउंट थोड़ी क्रेडिट किया। क्या आप डेप्रीसिएशन का इंपैक्ट मशीन अकाउंट पे ले रहे हैं या कॉन्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं? जब आप कॉन्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं तो मशीन अकाउंट का तो बैलेंस शीट ही 1 मिलियन ही होना चाहिए। अब बताइए कॉन्ट्रा का बैलेंस शीट ही कितना है? 2 लाख रुपए। तो एक तरफ मशीन अकाउंट का बैलेंस शीट है डेबिट बैलेंस, दो कितने से? 10 लाख रुपए से। और एक तरफ कॉन्ट्रा का बैलेंस शीट है अक्यूम डेप्शन के नाम से, क्रेडिट बैलेंस। इन दोनों को जब आपस में मैच करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? डब्ल्यूडीवी कितनी? जो जानी चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, 8 लाख रुपए। लेकिन अगर 8 लाख रुपए बतौर कैरिंग अमाउंट या बतौर डब्ल्यूडीवी ज्यादा है और उससे होने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? कम है, तो फिर ये एसेट क्या होना चाहिए? इंपेयर होना चाहिए। यस और नो? तो अब बताइए 1 साल गुजारने के बाद अब इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई है? 4 साल। और 4 साल में ये आपको 4 4 लाख रुपए के कितने कैश फ्लो कमा के देगा? 4 बार। आप कहां खड़े हैं, जीरो पर या पहले साल के एंड पर? अगर आप दूसरे साल अगर आप दूसरे साल के एंड पर जो कैश फ्लो है, इसको इस तरह भी समझ लीजिए, इसको टाइमलाइन पे समझ लीजिए। आपने 10 लाख का एसेट यहां परचेज किया, 1000 लिख रहा हूं इन शॉर्ट, रुपीज इन थाउजेंड में। पहले साल के एंड पे वो आपको 400 रुपए कमा के देगा, दूसरे साल के एंड पे 400 कमा के देगा, तीसरे साल के एंड पे 400 कमा के देगा, चौथे साल के एंड पे 400 कमा के देगा, पांचवें साल के एंड पे 400 कमा के देगा। आपने इसको कर दिया डेप्रिशिएट। तो अब पहले साल के एंड पर इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी है? 800। आप खुद कहां मौजूद हैं? पहले साल के एंड पर। और जब आप पहले साल के एंड पे मौजूद हैं तो आप पहले वाले 400 का तो इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुके ना? यस और नो? अब कौन कौन से वाले 400 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना बाकी है आपको?
ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ऐसा ही है। अच्छा जी, अगर आप क्या करते हैं, इस वाले 400 को 1 साल पीछे ले आते हैं, इस वाले 400 को 2 साल पीछे ले आते हैं, इस वाले 400 को 3 साल पीछे ले आते हैं, और इस वाले 400 को 4 साल पीछे ले आते हैं, तो जहां पर आप खड़े हैं वहां पर आपको मिल जाएगी WD, वहां पर मिल जाएगी आपको वैल्यू इन यूज, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज के बराबर होती है। तो आप क्या करें, आप 400 को मल्टीप्लाई करें 1.12 की पावर -1 से, फिर 400 को आप मल्टीप्लाई करें 1.12 की पावर -2 से, फिर आप 400 को मल्टीप्लाई करें 1.12 की पावर -3 से, फिर आप 400 को मल्टीप्लाई करें 1.12 की पावर -4 से। क्या आंसर आया? 357.14। पॉइंट्स में इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद दूसरा आंसर क्या आया? 319, राउंड कर लें 319। तीसरा आंसर क्या है? 285। चौथा आंसर क्या आया? 254। ऐसे ही 18 समथिंग ना बेटा, 0.8 था या कुछ ऐसा था, तो राउंड कर लें इसको, आगे राउंड हो जाएगा, 319 बन जाएगा। इसका सम बताइए। 1125 या 215? 1215। इसका मतलब क्या हुआ? एसेट जो फ्यूचर में पैसा कमा कर देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है या कम है? एसेट जो फ्यूचर में कमा के देगा पैसा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है कम है? ज्यादा है ना बेटा माइज, जो कमा के देगा वो ये है और कैरिंग वैल्यू ये है। एसेट जो फ्यूचर में हमें पैसा कमा के देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है कम है माइज? एसेट जो हमें फ्यूचर में पैसा कमा के देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के कैरिंग अमाउंट से क्या ज्यादा है, तो फिर क्या ये एसेट इंपेयर्ड है? क्या हमें कम से कम 800 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा ना, या उससे ज्यादा का मिलेगा? उससे कम का तो नहीं मिलेगा ना। तो इस एसेट पर किसी भी किस्म की कोई इंपेयरमेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए। आंसर इज व्हाट? नो। इसका मतलब आज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें कितना अमाउंट रिपोर्ट कर देना चाहिए बतौर एसेट, बतौर मशीन या बतौर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? कितना कैरिंग अमाउंट ले जाना चाहिए? 1215। 1215 तो उसकी वैल्यू इन यूज है। क्या कह रहे हैं, बुक्स में कितना रिकॉर्ड हुआ है? कमाल कर रहे हैं यार। क्या एंट्री बने बगैर ये अमाउंट बुक्स में आ सकता है? थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहिए बंदों को डिसीजन मेकिंग करते वक्त। अभी बुक्स में क्या मौजूद है? 1 मिलियन की कॉस्ट मौजूद है, 2 लाख की अक्यूमुलेटेड डेप्शन मौजूद है। क्या इसको रिपोर्ट कर देना चाहिए बतौर एसेट? यस, बिल्कुल कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कम से कम हमें इतना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा वो इस कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है, कम नहीं है, यानी ये एसेट इंपेयर्ड नहीं है। यानी इस 800 को रिपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आज पहले साल के एंड पर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितना अमाउंट रिपोर्ट कर रहे हैं बेटा? 800।
कोई मसला? आई थिंक यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन। अच्छा जी, मैंने आपको कैलकुलेशन करवा दी। अच्छा, अब एक चीज और है, एक और खास बात है। वो खास बात क्या है बताइए? अगर तमाम कैश फ्लो इक्वल साइज के हों तो फिर तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है, अगर तमाम कैश फ्लो इक्वल साइज के हों तो फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एक सिंगल फार्मूले से भी निकाली जा सकती है। उस फार्मूले का नाम क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो P बराबर है किसके? R के इनटू 1 - 1 + I⁻⁻n डिवाइडेड बाय I। तो आप क्या करेंगे? 1 - 1.12 की पावर क्या लगाई आपने? -4। डिवाइड किससे किया आपने? इसको 0.12 से। डिस्काउंट फैक्टर मिल गया कम्युलेटिव, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 400 से। तो आपको आंसर मिल जाएगा 1214.93। तो इसको राउंड करके हमने कितना लिया? 1215। यस और नो? फॉर्मूला शो करें, क्यूएमटी भी पास किया है, फॉर्मूला भूल गए इतनी जल्दी? हाँ जी, लेकिन इस फॉर्मूले की शराइत याद है ना आपको? साइज ऑफ पेमेंट मस्ट बी इक्वल, तभी हम इसको यूज कर पा रहे हैं, वरना हमें अलग अलग डिस्काउंट करने की जरूरत पड़ती। अब देख रहे हैं क्यूएमटी वक्त के साथ साथ आपके सामने आना शुरू हो गई दोबारा से। भाई इसका मतलब तय तो ये हुआ ना कि ये एसेट जो है वो इम्पेयर नहीं है। पक्का? अच्छा जी, अब कहां पहुंचे हम? दूसरे साल के एंड पर। अब क्या करें? दूसरे साल के एंड पर इसके ऊपर चार्ज करें मजीद डेप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, दूसरे साल की डेप्शन भी यही बनेगी। डेप्शन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 2 लाख से। अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट कितने से बेटा? 2 लाख से। यस और नो? क्या दूसरे साल की डेप्शन ये बन जाएगी बेटा? अब आप बताइए, ये डेप्शन चार्ज करने के बाद मशीन अकाउंट का बैलेंस शीट कितना? 1 मिलियन।
और अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी कितना? 400,000। 2 लाख पहले वाला, 2 लाख से मजीद चार्ज हुआ, कितना हो गया? 400,000 हो गया। अब अगर आप 1 मिलियन में से क्या करें, लेस कर दें अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तो डब्ल्यूडीवी कितनी आएगी? 600,000। अब 600,000 को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट कर सकते हैं अगर इस रिमेनिंग डब्ल्यूडीवी का जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो इससे ज्यादा है। लेकिन अगर इस रिमेनिंग डब्ल्यूडीवी का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इससे क्या है, कम है, तो फिर मसला हो जाएगा। अब देखते क्या है, सिचुएशन क्या बन रही है आपके सामने। क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन कहता है आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल गुजरने के बाद, एस्टिमेट्स गॉट चेंज, यानी हमारे कुछ एस्टिमेट्स क्या हो गए, तब्दील हो गए, इकोनॉमिक कंडीशन तब्दील हो गई, कोरोना आ गया, बिजनेस डाउन हो गए, हालात क्या हो गए, खराब हो गए। तो जब हालात खराब होंगे तो कैश फ्लोस क्या हो जाएंगे, मुतासिर हो जाएंगे या नहीं? आफ्टर 2 years, estimates got changed and now expected cash flows are 250,000 each year and market rate is 20%। चले भाई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यानी क्या मतलब है इस बात का? अब आप फिर इसको टाइमलाइन पे समझिए। आज आप बताइए 2 साल के एंड पे आप कहां खड़े हैं? ये वाला 400 और ये वाला 400, इसका आप इकोनॉमिक बेनिफिट ले चुके, आज आप यहां खड़े हैं। यस और नो? और आपके एसेट की 1000 वाली डब्ल्यूडीवी यहां पर 800 हो गई और यहां पर क्या हो गई, 600 हो गई। और अब वो कहता है जो रिमेनिंग ईयर्स रह गए ना, उनका अब इकोनॉमिक बेनिफिट 400 400 नहीं रहा, बल्कि कम हो गया है। कितना हो गया है? 250, 250 और 250। अब इसकी निकालें प्रेजेंट वैल्यू, और इकोनॉमी का डिस्काउंट रेट भी जो है वो, इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो अब निकालें इसकी प्रेजेंट वैल्यू। कहां पर निकालें? यहां पे निकालें, 1 साल पीछे ले आए। ठीक है जी, क्या करेंगे आप? 250 इंटू 1.2 की पावर -1, 250 इंटू 1.2 की पावर -2, और 250 इंटू 1.2 की पावर -3।
पहले का आंसर क्या बनता है? पहले का आंसर क्या बना? 280। 280 कैसे बनेगा? 208। प्रेजेंट वैल्यू 200, फ्यूचर वैल्यू थोड़ी निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू थोड़ी निकालनी है। 208 आ गया। उसके बाद सेकंड का आंसर क्या बना? 174। और थर्ड का आंसर 145। टोटल आंसर क्या बना? टोटल आंसर क्या बना? 527। यस और नो? अब बताइए, 2 साल के एंड पर जो एसेट का कैरिंग अमाउंट है वो कितना है? 2 साल के एंड पर जो एसेट की डब्ल्यूडीवी कैरिंग अमाउंट है वो कितना है? 600 है। और उससे मिलने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कितना है? तो डब्ल्यूडीवी ज्यादा है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है? कम है। तो क्या हमें नुकसान दिखाई दे रहा है कि हम एसेट की डब्ल्यूडीवी में से 73 का इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल नहीं कर पाएंगे? 73,000 का। यस और नो? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 73,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इतना एसेट हमारा हमें जाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम 73,000 का इंपेयरमेंट लॉस बुक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और उसकी एंट्री क्या बनेगी? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी? अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट क्रेडिट। ये 73 बतौर कॉन्ट्रा एसेट की कॉस्ट में से क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। यस और नो? तो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हम 2 एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं, बताइए कौन से? इस साल हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 2 एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं, बताइए कौन से? डेप्रीसिएशन 2 लाख से, इंपेयरमेंट लॉस 73,000 से, टोटल एक्सपेंस 273,000। चलिए अब दोबारा बताइए, एसेट की कॉस्ट का बैलेंस सीडी, एसेट अकाउंट का बैलेंस सीडी 1 मिलियन। जबरदस्त। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी 400,000। जबरदस्त। 5 लाख कैसे बेटा? 4 लाख है ना, 2-2 लाख रुपए की डेप्शन। और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का बैलेंस सीडी क्रेडिट हुआ ना अभी कॉन्ट्रा है, 73,000। तो दोनों कॉन्ट्रा मिलाकर बैलेंस कितना हो गया? 4 लाख की अक्यूमुलेशन, 73,000 की इंपेयरमेंट, दोनों कॉन्ट्रा मिलाकर बैलेंस कितना हो गया? 473,000। गुड, जबरदस्त। तो अब मुझे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते वक्त एसेट की कॉस्ट में से कितना कॉन्ट्रा मैच करना है? 473,000। तो नेट बैलेंस कितना बचेगा? 527,000। ये जहन में रखिएगा हमेशा, आपको आसानी हो जाएगी कि इम्पेयरमेंट चार्ज करने के बाद, इम्पेयरमेंट चार्ज करने के बाद सोचना ही नहीं है आपने, इम्पेयरमेंट चार्ज करने के बाद डब्ल्यूडीवी हमेशा रिकवरेबल अमाउंट के बराबर होगी। क्या बोल रहा हूं? इम्पेयरमेंट चार्ज करने के बाद डब्ल्यूडीवी हमेशा रिकवरेबल अमाउंट के बराबर होगी। ठीक है जी। इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 73,380 का यहाँ पे टर्म आ गया ना, हमने इसको राउंड किया हुआ है 73,380। यस और नो? जवाब दीजिए।
ऐसे ही है। कोई मुश्किल बात? अब अगर आप दिखा रहे हैं SOFP एक्सट्रैक्ट, तो ईयर 1 के एंड पे मशीन की कॉस्ट क्या थी? 1 मिलियन। उसकी अक्यूमुलेटेड का बैलेंस शीट क्या था? 200,000। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाने वाली WDV कितनी थी? 8 लाख रुपए। यस और नो? ईयर 2 के एंड पे मशीन अकाउंट का बैलेंस शीट कितना था? 1 मिलियन। अक्यूमुलेट डेप्शन का बैलेंस शीट कितना था? 400,000। और अक्यूमुलेट इंपेयरमेंट का बैलेंस शीट था 73,000 अगर राउंड करें तो जहां WDV क्या बचेगी? 527,000 जो हमने राउंडिंग की हुई उसके हिसाब से। यस और नो? भाई बोले, जवाब दें। अगर मैं इसको 73 लूं तो यहाँ 527 ही आंसर आएगा ना बेटा? क्या कहते हैं आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ? अब एक और चीज, अब क्योंकि 2.5 लाख रुपए के जो कैश फ्लोज थे वो भी इक्वल साइज के थे, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी निकाली सकती है किस फार्मूले से? एनडू के फार्मूले से। 1 लगाया फार्मूले का, माइनस 1.2 की पावर क्या लगाई आपने? -3 डिवाइड बाय व्हाट? 0.2। इससे क्या मिलेगा? कम्युलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वो आ जाएगा। उससे आप मल्टीप्लाई कर दें किसको? 2.5 लाख रुपए को, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी 526.62। राउंड करो तो क्या बनेगा? 527। यस और नो? भाई ये फार्मूला आपको लगाना आना चाहिए ना। KMT पढ़ लिख के बैठे हैं, लिख पढ़ के बैठे हैं? जवाब दे। यहां तक कोई मसला किसी को? अब जो केस हमने सॉल्व किया था उस केस में तो मसला ये था कि सिर्फ वैल्यू इन यूज दी गई थी, उसी को हमने क्या मान लिया? रिकवरेबल अमाउंट। यस और नो? लेकिन आमतौर पर अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का, दूसरा वैल्यू इन यूज का, तो आप किसको रिकवरेबल अमाउंट मानेंगे? यानी आप किसी भी एसेट का इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं उसको यूज करके या उसको बेचकर, तो जो जिस ऑप्शन में फायदा क्या होगा, ज्यादा होगा, आप उसी ऑप्शन को रिकवरेबल अमाउंट मानेंगे। यस और नो? क्या कहते हैं आप लोग? सही है।
अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, उन ऑप्शंस को हम असेस करते हैं। A machine was purchased on 1st January 2007 for rupees 500,000। एक मशीन आपने खरीदी है 1 जनवरी 2017 को, कितने की? 5 लाख की। Having useful life of 4 years, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है बेटा? 4 साल है। On 31st December 2018 there is indication of impairment and the entity estimates the following। अच्छा, मशीन कब खरीदी बेटा? जरा सब बताइए, डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 जनवरी 2017। खाली 2017 नहीं बोले, प्रॉपर बताएं। 1 जनवरी 2017। यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल। और क्वेश्चन ने आपको अब आपको कहां पहुंचा दिया? 31 दिसंबर 2018 के एंड पर। क्वेश्चन ने कहां पहुंचा दिया? 2018 के एंड पर। तो क्वेश्चन ने कितने साल गुजार दिए? क्वेश्चन ने कितने साल गुजार दिए? तो अब तक आप इस एसेट पर कितने साल की डेप्शन चार्ज कर चुके होंगे? 2 साल की। तो अगर मैं 5 लाख को डिवाइड बाय 4 करूं तो 1 साल की डेप्शन क्या बनती है? अगर मैं 5 साल को डिवाइड बाय 4 करूं तो 1 साल की डेप्शन क्या बनती है? 1,25,000। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो 2 साल की डेप्शन क्या बनती है? 2.5 लाख रुपए। जबरदस्त। अब बताओ, 2 साल के एंड पर मशीन अकाउंट का बैलेंस सीडी, 2 साल के एंड पर मशीन अकाउंट का बैलेंस सीडी 5 लाख रुपए। अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी 2.5 लाख रुपए। डब्ल्यूडीवी, डब्ल्यूडीवी 2.5 लाख रुपए। अब 5 केस दे दिया आपको। केस 1, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये है और वैल्यू इन यूज ये है, यहां पर वैल्यू इन यूज डायरेक्ट आपको निकाल के दी हुई है, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है, आपको मजीद प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। केस 2, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, ये वैल्यू इन यूज की प्रेजेंट वैल्यू, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। मतलब अगर केस 1 है, अगर केस 2 है, अगर केस 3 है, अगर केस 4 है और अगर केस 5 है, तो आप इन दो में से पहले ये तय करोगे कि रिकवरेबल अमाउंट कौन बनेगा। यानी एक ही चीज को मैं 5 तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 5 सिचुएशन बनाकर, 5 केसेस बनाकर। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो हमने क्या किया, मशीन की कॉस्ट को 5 बार लिख दिया, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। तवज्जो, बहुत तवज्जो इधर। हमने मशीन की कॉस्ट को कितनी बार लिख दिया? केस 1 के लिए, केस 2 के लिए, केस 3 के लिए, केस 4 के लिए, केस 5 के लिए। यस और नो? फिर मशीन की अक्यूमुलेशन 2 साल के एंड पे 2.5 लाख है, उसको भी कितनी बार लिख दिया? 5 बार लिख दिया, ताकि क्या मिल जाए? 2 साल के एंड पे डब्ल्यूडीवी इन 5 केसेस के लिए, ताकि इन 5 केसेस में जो बनने वाला रिकवरेबल अमाउंट है हम उससे कंपेयर कर सकें इसको। यस और नो? अब बारी बारी केस 1 देखते हैं। केस 1 में, केस 1 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी? केस 1 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी? 2 लाख रुपए। वैल्यू इन यूज कितनी? और आपने पिछले क्वेश्चन में वैल्यू इन यूज निकालना सीख ली है। अगर कैश फ्लो दियो तो आप उनकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, यहां तो डायरेक्ट आपको दे दिया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। केस 1 में वैल्यू इन यूज कितनी? 2,10,000।
इनमें से हायर क्या है, जो इनमें से हायर उसको क्या मानोगे बेटा, रिकवरेबल अमाउंट। तो आप रिकवरेबल अमाउंट किसको मानोगे, 2,10,000 को। अब बताओ एसेट की डब्ल्यूडीवी कितनी है, एसेट की डब्ल्यूडीवी कितनी है, 2.5 लाख। उससे मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 2,10,000। रिकवरी कम है, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, क्या एसेट इंपेयर्ड है, कितने से इंपेयर्ड है, 40,000 से इंपेयर्ड। तो जैसे ही तुम एंट्री बनाओगे इंपेयरमेंट लॉस डेबिट अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्रेडिट, तो ये डब्ल्यूडीवी मजीद कम हो जाएगी 40,000 से। और इंपेयरमेंट चार्ज होने के बाद हमेशा डब्ल्यूडीवी रिकवरेबल अमाउंट के बराबर हो जाती है, यस और नो। यहां तक कोई मसला। अब बताओ एसेट कब परचेज किया था, 2017 में। एसेट कब परचेज किया, 2017 में। 2017 में कितनी डेप्शन चार्ज की, 1,25,000। 2018 में कितनी चार्ज की, 1,25,000। कुल मिला के कितना हो गया, 2.5 लाख। फिर 2018 के एंड पे एसेट को एम्पेयर कर दिया कितने से, 40,000 से। अब डब्ल्यूडीवी कितनी बची, 2,10,000। अब बताइए 2019 की डेप्शन चार्ज करनी है, तो 2019 की डेप्शन चार्ज करने के लिए आप उठाओगे ये डब्ल्यूडीवी कितनी, 2,10,000, और इसको डिवाइड कर दोगे रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। तो अगर आप 2,10,000 को डिवाइड बाय 2 करते हो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो आंसर क्या आता है, 1,05,000। 1,05,000 आपकी 2009 की डेप्रीसिएशन है, यस और नो। अब बताओ 2019 के एंड पर मशीन अकाउंट का बैलेंस सीडी 5 लाख, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस सीडी 3,55,000। बेहतरीन बेहतरीन, जबरदस्त। 2.5 लाख पहले वाले, 1,05,000 मजीद। और अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट का बैलेंस सीडी 40। टोटल कॉन्ट्रा कितना हो गया, टोटल कॉन्ट्रा कितना हो गया दोनों का मिलाकर, 395। अब इसको कॉस्ट में से लेस करते तो डब्ल्यूडीवी क्या बचती है, 1,05,000। कोई मसला यहां तक। केस 2, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती, 2,20,000, और वैल्यू इन यूज क्या होती, 2,10,000 ही होती। आप किसको रिकवरेबल अमाउंट मानते, आप किसको रिकवरेबल अमाउंट मानते, 220 को। तो 2 साल के एंड पे रिकवरी कितनी है, 220, और कैरिंग अमाउंट कितना है 2 साल के एंड पर, 250। 210 कैसे, वहीं दोबारा 2 साल के एंड पे दोबारा कहानी शुरू करनी है, केस 2 बनाना है। हम कहां रुके हुए हैं, हम ये सारी कहानी बार बार कहां पढ़ लें, 2 साल के एंड पर। 2 साल के एंड पे डब्ल्यूडीवी कितनी है, 2,50,000। रिकवरी कितनी है, वो तो केस 1 के अंदर इंपेयरमेंट चार्ज करने के बाद डब्ल्यूडीवी 210 हो गई थी ना, 210 को इग्नोर करें। अब केस 2 सॉल्व करें, केस 2 सॉल्व करने के दोबारा कहां जाए, दूसरे साल के एंड पर इंपेयरमेंट चार्ज करने से पहले डब्ल्यूडीवी कितनी है, 250। रिकवरी कितनी है, 220। तो बताइए रिकवरी कम है और कैरिंग अमाउंट क्या है, ज्यादा है, तो क्या एसिड इंपेयर्ड है, क्या एसिड इंपेयर्ड है, कितने से इंपेयर्ड है,
30,000 से इम्पेयर्ड है, क्या एंट्री बनेगी? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment credit। तो 2.5 लाख डब्ल्यूडी में से मजीद अगर आप क्या करें, कॉन्ट्रा लेस कर लें कितने का, 30,000 का, तो आपकी डब्ल्यूडी क्या बचती है अब, 2,20,000, जो कि एग्जैक्टली आपके रिकवरेबल अमाउंट के बराबर है। और अगर आप 2019 की चार्ज करना चाहते हैं डेप्रीसिएशन, तो 2019 की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या करेंगे आप, इस 220 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे विद रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। क्या आंसर बनेगा? 1,10,000। यस और नो? क्या कहते हैं आप? अब बताइए, 3 साल के एंड पर मशीन अकाउंट की कॉस्ट का बैलेंस सीडी 5 लाख, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस सीडी 360, 250 बीडी है, 110 से चार्ज हो रही है मजीद डेप्रिसिएशन, तो 360 हो जाएगा ना, 3,60,000। और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट का बैलेंस सीडी 30,000। टोटल कॉन्ट्रा 390। कॉस्ट में से अगर ये टोटल कॉन्ट्रा लेस कर दें, तो 30 साल के एंड पर एसएफपी में कितनी डब्ल्यूडी जा रही है? 1,10,000। बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा जी, उसके बाद केस 3, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 2 लाख रुपए, वैल्यू इन यूज 2,80,000 रुपए। केस 3 में किसको माने रिकवरेबल अमाउंट? 2,80,000 को। और 2 साल के एंड पे डब्ल्यूडी भी कितनी है आपकी? 2.5 लाख रुपए। जबरदस्त जबरदस्त। दोबारा कहानी वापस 2 साल के एंड पे ले आए ना, तो डब्ल्यूडी भी कम है और रिकवरी क्या है, ज्यादा है, ऐसा ही है। तो एसिड इंपेयर्ड ही नहीं है। जब एसिड इंपेयर्ड ही नहीं तो क्या होगा? तीसरे साल की डेप्शन भी 1,25,000 ही चार्ज होगी। या तो 5 लाख डिवाइड बाय 4 करके, या 2.5 लाख डिवाइड बाय 2 करके, बात एक ही है। आंसर 1,25,000 ही आएगा। सही है। कोई मुश्किल बात? केस 4 पिक कर लें। केस 4 में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 2,70,000। वैल्यू इन यूज कितनी है?
2,10,000। पहले बताएं इन दो में से रिकवरेबल अमाउंट कौन बनेगा? $2,70,000 जो हायर होगा। और रिकवरी 270 है और डब्ल्यूडीवी कितनी है? 250। यहां भी एसेट इंपेयर्ड नहीं है और फिर यहां भी 30 साल में 1,25,000 की डेप्शन चार्ज हो जाएगी। केस 5, केस 5, केस 5 बताइए क्या बनेगा रिकवरेबल अमाउंट? 270 या 300? 300। और डब्ल्यूडीवी 2.5 लाख, रिकवरी 3 लाख, अगेन नो इम्पेयरमेंट। 50 से इम्पेयरमेंट चार्ज होगी? क्या कह रहे हो यार फाज? रिकवरी ज्यादा है, इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा है और कैरिंग अमाउंट क्या है? कम है। नो इम्पेयरमेंट। तो उम्मीद है ये सारे सिनेरियोज आपको समझ में आ गए होंगे और ये यहाँ पे इन सबकी वर्किंग्स भी हुई हुई हैं। केस 1, केस 2, केस 3 सारी वर्किंग्स भी हुई हुई हैं इसके अंदर। ठीक है बेटा, यहां तक सारी बात समझ में आती है? तो ये बेसिक इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दिया, आपके सामने रख दिया। बाकी बातें इंशाल्लाह आपसे होती रहेंगी आइंदा क्लास के अंदर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।